नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। न्यूज 24 की खास पेशकश, अब की बार किसकी सरकार, आप देख रहे हैं। और अब कुछ देर बाद ये तीनों तरफ जो टेबल्स हैं, अभी 0-0-0 का आंकड़ा हम दिखा रहे हैं, इनमें अभी आंकड़े भरने शुरू हो जाएंगे। आज का दिन एग्जिट पोल, पोस्ट पोल सर्वे का दिन। उत्तर प्रदेश में 54 सीटों के लिए कुछ जगहों पर अभी भी मतदान जारी है और जैसे ही यह मतदान मुकम्मल हो जाएगा तो आंकड़े धड़ाधड़ गिरने लगेंगे एग्जिट पोल के और पोस्ट पोल के। और सबके जहन में यही सवाल है, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी, सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षण किया उत्तर प्रदेश ने, और वो जरूरी भी है, लाजमी भी है, क्योंकि देश का सबसे राजनीतिक लिहाज से अहम राज्य है ये। और पुरानी कहावत कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को सेमीफाइनल भी माना जा रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। तो उत्तर प्रदेश पर निगाहें हैं, लेकिन हम उत्तराखंड को नहीं भूल सकते, जो कभी उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था। यहां पर तो चुनाव मुकम्मल हो चुके हैं। किस्मत उम्मीदवारों की, राजनीतिक दलों की, वो ईवीएम मशीन में बंद है। और ये ईवीएम मशीन तो खुलेंगी 10 तारीख को, लेकिन आज हम आकलन देंगे। और न्यूज 24 टुडेज चाणक्य का आकलन, इतिहास गवाह है इस बात का, सबसे सटीक होता है। और यहां पर जब मैं ताल ठोकता हूं, अपनी ही पीठ थपथपाता हूं, तो यह बात भी मैं पॉइंट आउट करना जरूरी समझता हूं, अपनी जिम्मेदारी समझता हूं कि देखिए, ये अंतिम नतीजे नहीं होते। हम आकलन करते हैं, हमारा आकलन अमूमन स्पॉट ऑन होता है, पर एक दो दफा हमने भी गच्चा खाया है, हम भी औंधे मुंह गिरे हैं। इस खुलासे के साथ हम ये आंकड़े आपके सामने पेश करने वाले हैं। पंजाब में 117 की 117 सीटों पर एक ही चरण में मतदान हो गया था। वहां भी इस दफा बहुत ही दिलचस्प लड़ाई है। अब आम आदमी पार्टी न्यू एंट्रेंट तो नहीं रह गई है, 2017 में भी यहां पर ताल ठोकी थी। लोकसभा चुनाव जो थे 2014 के, 4 सांसद जीतकर उन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज करानी शुरू की थी पंजाब में। लेकिन पंजाब में इस बार दरअसल 5 कॉर्नर फाइट है। जैसे यूपी में कह रहे हैं सीधी टक्कर समाजवादी पार्टी और बीजेपी गठबंधन के बीच, पंजाब में 5 कॉर्नर फाइट। कांग्रेस भी मैदान में, आप शिरोमणि अकाली दल बीएसपी के साथ गठबंधन किया है, और साथ ही साथ एसएसएम को नहीं भूल सकते। और बीजेपी पिगी बैक कर रही है कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कांग्रेस से बागी हो गए। गोवा, इतनी उथल पुथल होती है उस राज्य में, 40 सीटों की विधानसभा, और हर दूसरे साल कुछ ना कुछ नया हो जाता है राजनीति में, तो उसकी भी बात करेंगे, और मणिपुर की भी। मेरे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल एडिटर हैं हिंदुस्तान टाइम्स के विनोद शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार शरद गुप्ता मेरे साथ हैं। इसके अलावा सुकेश रंजन मेरे सहयोगी, स्टूडियो में ये तीनों मौजूद हैं मेरे साथ। शलभ मणि त्रिपाठी युवा चेहरा हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और इन्होंने भी चुनावी कसरत की है। इस बार देवरिया से चुनावी मैदान में थे, तो चुनाव का भी इनका एक्सपीरियंस हम साझा करवाएंगे, और उत्तर प्रदेश में हालात क्या हैं ये इनसे जानेंगे। मुकेश शर्मा राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। यूपी में कोई गूंज नहीं सुनाई दी, लेकिन उत्तराखंड, पंजाब में क्या हो रहा है, गोवा पर भी निगाहें हैं क्या। शहजाद अब्बास समाजवादी पार्टी के नेता भी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं, और अकाली दल के हरजीत सिंह भुल्लर, इसके अलावा सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के युवा चेहरा, उनके विधायक, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता भी इस चर्चा में जुड़ गए हैं। तो शलभ, शुरुआत आपसे करता हूं। अभी कुछ जगह मतदान हो रहा है, तो रिपीट परफॉर्मेंस करने वाले हैं या विजयी रथ कहीं अटकता झटकता दिखाई दिया इस बार?
बीजेपी का? संदीप जी, आप और सुखेश चंद्र जी बहुत ही अनुभवी पत्रकार हैं और बहुत सारे चुनाव हम लोगों ने कवर किए हैं, बतौर जर्नलिस्ट भी कवर किए हैं, बतौर पॉलिटिकल वर्कर भी कवर किए हैं। मुझे एक अलग चीज जो लगी इस चुनाव में कि हम लोग जब गांव में जाते थे, खुद भी उम्मीदवार था, गांव में जाता था और कई बार ये सोच के जाता था कि 5 साल की सरकार चलाई है, यहाँ पर कोविड की भी समस्या आई, बहुत सारी समस्याएं आती रहती हैं जो आपदा के तौर पे आती हैं, नेचुरल प्रोसेस में आती हैं। ये मन मान के गया था कि अगर 500 गांव में जा रहा हूं तो निश्चित तौर पे कुछ हो सकता है, कुछ जगहों पर कहीं कुछ बुलाना सुनाई दे, कुछ जगहों पर शिकायत सुनाई दे। लेकिन यकीन मानिए, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि करीब 500 गांव में गया और मुझे बड़ा एक अप्रत्याशित लगा कि पहली बार इस चुनाव में जो हमारी बहनें थी, बहुत खुलकर, बहुत वोकल होके एक बार जाते थे, बताते थे कि हम आए हैं भारतीय जनता पार्टी से, तो खुलकर कहते नहीं नहीं, वोट तो मोदी जी को देंगे, वोट तो योगी जी को देंगे, वोट तो बीजेपी को देंगे। और उसके वो कारण भी बताते थे कि समस्या के दौरान, परेशानी के दौरान एक मुख्यमंत्री ईमानदारी से डटे रहे। उन माताओं बहनों ने कहा कि वही योगी बाबा के साथ कैसे छोड़ सकते हैं, जब पिताजी का देहांत हुआ योगी बाबा नहीं गए, हमारा प्रदेश बचाते रहे, अपने पिता के देहांत में भी नहीं गए। ये बातें वो याद दिलाते थे कि राशन दिया, डबल डबल राशन दिया, तमाम चीजें जो रोजमर्रा की चीजें होती है वो दिया। मुझे तो एक अंडर करंट नजर आता है और अंडर करंट नजर आता है। तो आप भी पत्रकार रहे हैं, बड़े बड़े खुलासे किए, भंडाफोड़ किए, एक्सपोजेज किए, तो आज अपनी राय भी जाहिर कर दीजिए। अब चुनाव तो हो गए खत्म, वो 300 350 वो ताल ठोकना वो तो चुनाव में हर कोई ठोकता है। आज जब एग्जिट पोल का दिन है शलभ, आप ताल क्या ठोक रहे हैं? संदीप, आप इतनी बड़ी भारी भरकम टीम लेकर बैठे हैं और अभी मैं देख रहा हूं कि 0-0-0-0-0 लिखा हुआ है। शलभ मणि त्रिपाठी तो उम्मीदवार हैं, हम तो एक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन मैं इतना आपको विश्वास दिला रहा हूं प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बन रही है, कहीं कोई दो राय नहीं है। एक अंडर करंट है और मैं तो पहली बार माताओं बहनों को इतना खुलकर बोलते हुए देख रहा हूं कि माताओं बहनों ने गांव गांव में बोला कि नहीं नहीं, मुख्यमंत्री हमारे ईमानदार है, सबसे ज्यादा ईमानदार। तो अब की बार भी 300 पार, वही 325 के आसपास आएंगे जो पिछली बार किया था। बड़े प्रचंड बहुमत के साथ हम आ रहे हैं, हमारा पूरा विश्वास है कि बहुत बड़े प्रचंड बहुमत के साथ आ रहे हैं। और आपको एंटी इनकम्बेंसी, संदीप जी, आपको भी नजर नहीं आई होगी। आमतौर पर सरकारों के लेकर जो कि एंटी इनकम्बेंसी होती है, नाराजगी होती है, 2017 अगर आपको याद हो तो लोग चीख कह रहे थे कि ये सरकार हटानी है। जो सरकार 223-24 सीटों पर थी वो अचानक 43 सीटों पर आ गई। आप देखिए, आपको कोई ऐसी प्रतिक्रिया पूरे उत्तर प्रदेश में नजर नहीं आई होगी। और ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि सरकार के पक्ष में वातावरण था, योगी आदित्यनाथ जी के पक्ष में वातावरण था, मोदी जी के पक्ष में वातावरण था। और मैं तो कहूंगा कि लोग इस बात को भूले नहीं कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में किस तरह के हालात थे, तमाम विपरीत परिस्थितियां। नहीं, ये बातें तो हो गई। अच्छा, एक छोटा सा थोड़ा साझा कीजिए, बतौर पत्रकार बहुतेरे चुनाव आपने कवर किए और उम्मीदवार बनकर जब चुनावी मैदान में उतरे, फर्क कितना महसूस किया? अच्छे खासे पसीने छूटे शलभ? कई बार ये लगता था कि नहीं, राजनीतिक लोग जो है कम मेहनत करते हैं और हम पत्रकार साथी बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन ये मुझे समझ में आया कि नहीं, राजनीतिक लोगों पर भी बहुत का प्रेशर होता है, बहुत काम होता है, बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं, बहुत सारे लोगों के फोन कॉल्स उठाने पड़ते हैं, भागते हुए हर गांव में, हर बूथ तक आपको पहुंचना होता है। और निश्चित तौर पर एक अलग तरह का अनुभव था और मुझे बहुत इस बात की खुशी है, मेरा सौभाग्य है कि आप सबका भी प्यार मिला, लोगों का भी प्यार मिला और पार्टी ने बहुत बड़ा भरोसा जताया। मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे मेरे जीवन के लिए बहुत अलग तरह का एक कैरियर एस्टैब्लिश होगा और मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे एक बड़ी जीत हासिल होगी देवरिया। शहजाद अब्बास, अब चुनावी ताल ठोकने का वक्त खत्म, सरकार बनेगी या टायर की हवा निकल जाएगी साइकिल के? बहुत धन्यवाद आपको। देखिए, जिस तरीके से शलभ मणि त्रिपाठी जी जो बात कर रहे थे, वैसे ही मैं भी चुनाव में जगह जगह गया हूँ, पूर्वांचल में भी गया हूँ और पश्चिम में भी गया, सभी जगह गया हूँ। वहां भी हमको भी माताएं भी मिली, बहनें भी मिली, नौजवान भी मिले, बेरोजगार भी मिले। सब यही कह रहे थे कि साइकिल अब की आ रही है, समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है। और लोगों ने अपना दुख दर्द बयान किया। उन्होंने बयान किया कि हमको ऑक्सीजन नहीं मिला उत्तर प्रदेश के अंदर, किस तरीके से हम लोग अपने माँ बाप को, कोई अपनी बहन को, कोई अपने भाई को लेके अस्पतालों में दौड़ रहा था। कहीं वेंटिलेटर नहीं था तो कहीं दवाई नहीं थी और कहीं पे एम्बुलेंस नहीं था। बहुत जगह पे तो लोगों ने ये भी शिकायत की कि हम लोग पंप कर रहे थे खुद सांसों के लिए और हम जिंदगी अपनों की नहीं बचा पाए। कहीं पे नौजवान शिकायत कर रहे थे कि 5 साल में तो आप कह रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी थी? रोजगार नहीं मिला। बिल्कुल थी संदीप जी, हर तरफ तो यही हुआ है। अब देखिए कि
जो 70,000 जो यहाँ पे आके शिक्षा को रोजगार मांग रहे थे, किस तरीके से उन पे लाठीचार्ज किया, क्या वो खुश है? क्या वो लोग खुश हैं जो जिन्होंने अपनों को उसमें कोरोना में खो दिया? क्या वो लोग खुश हैं जो बेरोजगार हैं? क्या वो लोग खुश हैं जो रोजगार चाहते थे और 11 लाख पद खाली थे, उनको रोजगार नहीं दिया गया? क्या वो शिक्षक, वो टीचर खुश है जो 2 लाख 62 आंकड़ा हजार बताइए पद ना। अब शिक्षकों ये के हो गया, खाली थे? चुनावी रैलियों के लिए जी। ये सामान हो गया, अब खत्म हो गया। जी। शहजाद अब्बास, जी कितनी देखिए- सीटों की ताल ठोक रहे हैं, ये बताइए। देखिए, हम 300 के पार जा रहे हैं सीटों के साथ, और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। ये तो जो दोनों तरफ इन्हें से एक 300 पार की ललकार है। माहौल क्या है वैसे? दरअसल राजीव रंजन इतना लोकप्रिय कार्यक्रम करते हैं, महीनों से घर से दूर रहे, गली खड़ंजे, गांव, कस्बे, शहर सब नाप डाले। अब आकलन बताइए। संदीप, अभी मैंने कुछ देर पहले कहा था कि इस बार का चुनाव जो है उत्तर प्रदेश का, ये बाइपोलर कॉन्टेस्ट हुआ, ये सबको पता है। और मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि जो 10% सीट पिछली बार दूसरे दलों को या अन्य दलों को गई थी, वो इस बार आधी हो जाएंगी। 20-25 सीटों में ही तीसरा पक्ष, मतलब समाजवादी पार्टी गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के अलावा जो शक्तियां इस चुनाव मैदान में थीं, वो 20-25 सीटों तक सिमट जाएंगी। मुझे लगता है कि 380 सीटें के आसपास का बंटवारा भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के बीच में होगा। और ऐसा भी मुझे दिखाई नहीं देता कि कोई इसमें से एक गठबंधन 280 पा जाए और दूसरा 100 के आसपास सिमट जाए। मुझे लगता है कि 150 के आसपास, 150 से ऊपर, 151 और 150 से ऊपर दूसरा पक्ष जाना चाहिए, इसी के आसपास होना चाहिए। अब उसमें कौन सा गठबंधन आगे जाएगा? दरअसल क्या है कि अगर आप समाज में निकले, ज्यादातर जगहों पर दो तरफा लड़ाई में आप देखिए, मैं एक बात और बता दूं कि 2 लाख से ज्यादा, तकरीबन 2 लाख ऑन एन एवरेज वोट पड़े हुए हैं। तो जीतने वाले को 90-95 1 लाख मिलेगा और हारने वाले को 75-80 हजार मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में 75,000 80,000 पाने वाले और 1 लाख पाने वालों के बीच में आप कभी भी जमीन पर यह पता नहीं पा सकते कि एग्जैक्टली जीत कौन रहा है। लेकिन कुछ सीटें ऐसी है, शलम मणि भाई बैठे हुए हैं देवरिया सीट पर, तो मैं बहुत मजबूती से लड़े हैं, और अगर मैं उनको अग्रिम बधाई दे दूं तो बहुत गलत नहीं है। कुछ सीटों की बात अलग है, लेकिन ज्यादातर शहरी सीटों में खास करके भारतीय जनता पार्टी का दबदबा पिछली बार भी था और इस बार भी बना रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। ग्रामीण सीटों में लड़ाई टफ है, वैसे जो जिसके प्रभाव का इलाका है, देवरिया की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके की लड़ाई देखने को मिली। अपना आकलन बताइए ना, आपने पूरा मुलम्मा उड़ा दिया। मैं पूछूंगा अभी, मैं अपने सवाल से हटा नहीं हूं। राजीव रंजन के मुताबिक माहौल क्या है, बीजेपी के पक्ष में कि समाजवादी के पक्ष में? चाणक्य तो अपना पिटारा खोलेगा ही, पहले पिटारा राजीव रंजन क्या खोल रहे हैं? संदीप, सवाल दोहराइएगा। मैं ये कह रहा हूं, आपके आकलन में बीजेपी आगे है कि समाजवादी पार्टी आगे है? अब टुडे चाणक्य से पहले आप ना वो तो आ ही जाएगा। टुडे चाणक्य तो बताएंगे ही। मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को एज है। विनोद शर्मा, अच्छा ऐसा है, ये हो सकता है, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश गया हूँ, लेकिन मैं इलाहाबाद डिवीज़न में था करीबन 4-5 दिन वहाँ पे, और मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि ये इलेक्शन कई स्तर पे लड़ा जा रहा है। ये इलेक्शन एक स्तर पे तो कास्ट का बैटल बिटवीन कास्ट है, और एक दूसरे टेयर पे ये क्लासेस में भी बैटल है। अब मैं क्लासेस जब बोलता हूँ तो क्या है, एक बड़ी प्रमुख क्लास बन के उभरी है जो कि बेरोजगार बच्चे हैं, उनकी क्लास, दैट कट्स अक्रॉस कास्ट लाइन। उसमें जब मैं कास्ट की बात करता हूं तो आप अगड़ों को निकाल दीजिए। मैं जब उत्तर प्रदेश में उतरा तो मैं नाम पूछ लेता था, तो वो कोई बताता था कि ब्राह्मण नाम या राजपूत नाम या
बनिया नाम। तो मुझे अपेक्षा थी कि वो क्या जवाब देंगे और वही जवाब वो देते थे। तो एक बात तो बड़ी साफ है कि जो फॉरवर्ड कास्ट का जो वोट बीजेपी का था वो है, इंटैक्ट है, कंसोलिडेटेड है। वो टूट रहा है वहीं पर जहां पर कि विपक्ष का कोई अच्छा उनके समाज में से कैंडिडेट है। और दूसरा मैंने ये भी सुना वहां पर कि कुछ जगह पर कांग्रेस जो कि ज्यादा नहीं जीतने वाली, उसको अगड़ों का वोट पड़ रहा है जहां पर उसके कैंडिडेट अट्रैक्टिव हैं। वो जीतेंगे नहीं लेकिन उनको वोट पड़ा है और उसका नुकसान बीजेपी को है। एक तो ये कास्ट वाला हो गया और एक क्लास वाला हो गया। अब सबसे बड़ी मुसीबत वहां पर यह है कि जो दूसरी क्लास है जिस पे कि बीजेपी डिपेंड कर रही है, जो कि वो जिसको बोलते हैं बेनिफिशियरीज की क्लास, लाभार्थियों की क्लास है, वो कितनी सजग है और कितनी इंटैक्ट है। क्योंकि खासकर उन लोगों में जो बहुत पिछड़ी हुई जातियां हैं, उसमें और एक वो तब जबकि अखिलेश यादव एक बहुरंगी गठबंधन, एक जातीय गोलबंदी, सोशल इंजीनियरिंग की ताल ठोक रहे। तो वहां पर मैं आपको कुछ कह नहीं सकता क्योंकि जो क्राउड रिस्पांस था वो बीजेपी के लिए नहीं था, वो वहां पर सिर्फ और सिर्फ अखिलेश के लिए था। उसकी रैलीज में आप जाते थे तो क्राउड जितना रिस्पॉन्सिव वहां पर था वो मोदी जी की रैली में कौन बाजी मारने वाला है यूपी की? देखिए, मैं तो बहुत पुराने स्कूल का आदमी हूं और मैं तो ट्रेंड्स ही आपके साथ शेयर कर सकता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मेरे आकलन में कम से कम 75 से 100 सीट हार सकती है, ज्यादा भी हार सकती है। और अगर मैं आश्चर्यचकित नहीं होऊंगा अगर विपक्ष की सरकार वहां बन जाती है तो। पंजाब की अगर बात करें, मैं थोड़ा सा यूपी से अलग हट रहा हूं, पंजाब में जो ये 5 कॉर्नर्ड फाइट हुई इस बार, एसएसएम चलिए वो स्पॉइलर की भूमिका में होगा, लेकिन 4 कॉर्नर्ड फाइट पंजाब में, पंजाब क्या कह रहा है विनोद? पंजाब तो चिल्ला के कह रहा था जब तक कुमार विश्वास नहीं बोला कि भाई वो आम आदमी पार्टी को वोट देगा। मैं पिछली बार जब 2017 में लौटा था पंजाब से तो मुझसे पूछा किसी ने कि क्या है आपका आकलन, तो मैंने कहा कि वहां पर आपका शोर है और कांग्रेस का जोर है। और इस बार मैं जब आया तो मैंने कहा कि आपका अब भी शोर है और कांग्रेस कमजोर है। तो ये लो बोलो आप था, पर उसी के बीच में ये कुमार विश्वास ने कुछ 16-17 को जो ये बयान आया, 20 तारीख को चुनाव था, 20 फरवरी को कुछ बातें उन्होंने कही जिसका जवाब, और मैंने उसको ट्वीट भी किया, अपफ्रंट भारतीय जनता पार्टी ने, सॉरी आम आदमी पार्टी ने नहीं थी, अपफ्रंट उसने सवाल कुछ पूछे, उसका जवाब अपफ्रंट उस तरफ से नहीं आया। और जो उसके बाद मुझे आई हैड टू रीलुक कि भाई जो मैंने अभी लिखा उसमें, तो उसमें मैंने उस वक्त ये लिखा कि इससे शहरों में आम आदमी पार्टी को नुकसान हो सकता है। उस वोट के लिए जिस वोट को उन्होंने लुभाने की कोशिश की अंबिका सोनी और झाकड़ की कंट्रोवर्सी के मध्य में, जब अंबिका सोनी ने बोला कि वहां पर कोई नॉन हिंदू और 37 सीटें हैं 117 में से जहां हिंदू तय करते हैं, तो उन्होंने कहा था कि भाई वहां पर सिख ही प्रधानमंत्री चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। वो उस वक्त एक अरविंद का स्टेटमेंट था विच वाज एम्ड एट एज एन आउटरीच टू द हिंदू कम्युनिटी। तो मैंने उसको दोबारा आकलन करने की कोशिश की, लेकिन उसके साथ साथ ये भी मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर आम आदमी पार्टी का यूएसपी क्या था इस बार, क्या वो यूएसपी टूटा है उसकी स्टेटमेंट के बाद? वहां हम पूछते थे जाके भाई किसको वोट, कहते झाड़ू को वोट। तो मैंने कहा यार कैंडिडेट कौन है? कहता ये कैंडिडेट छो झाड़ू नु वोट है। नो, ये बड़ी यूनिक सिचुएशन होती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कि उसके सिंबल पे वोट जा रहा है, कैंडिडेट पे नहीं जा रहा। उसमें डेंट पड़ा है क्या सौरभ भारद्वाज? सवाल यह है कि आपके उसमें एग्जिट पोल में देखेंगे या 10 को देखेंगे? बिल्कुल नहीं, आप अपना आकलन बताइए सौरभ। ताल तो देखिए पिछली दफा भी 2017 में ठोकी गई, बड़े एग्जिट पोल्स में भी आया, 80 सीट ले गई जी आम आदमी पार्टी, 90 सीट ले गई, 70 ले गई, आई पल्ले 20 सीटें। इस बार क्या है आकलन? जी संदीप, जैसा कि विनोद जी बता रहे हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूं।
कि इस बार जो मोटे तौर पे पंजाब के अंदर देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी का शोर है और कांग्रेस, और इसको हम 4 कॉर्नर्ड फाइट तो कह सकते हैं, मगर इसके अंदर जो सबसे कमजोर कॉर्नर था वो जो बीजेपी गठबंधन था वो लगभग न्यूनतम पे था, मतलब उसका कोई मतलब भी लेना देना नहीं था। और कैप्टन अमरिंदर सिंह उस गठबंधन के अंदर है, वो शायद अपनी सीट बचा लें तो बड़ी बात होगी। उसके अलावा ढींसा साहब है, उनकी शायद 1 सीट आ सकती है और पूरे गठबंधन की सीटें मोटे तौर पे मुझे लगता है 5 से कम रहेंगी। उसके बाद अकाली को अगर हम लें, अकाली ने चुनाव मजबूती से लड़ा, काफी जो है उन्होंने शोर मचाया, उनकी कैंपेन काफी हुई, मगर लोगों को अकालियों से अंदरूनी चिढ़ है। लोगों का बड़े तौर पे मानना है कि जो गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हुई उसके अंदर अकालियों के ऊपर जो है बहुत सारे लोग जो है उनको कहीं ना कहीं दोषी मान रहे थे, और उनकी पुराना भी वो एक बैगेज लेके चल रहे हैं कि उनके दौरान ड्रग्स और जो केबल माफिया, रेता माफिया, इस तरीके की चीजें काफी पनपी। तो मुझे लगता है अकाली 20 से नीचे रहेंगे 117 में से। कांग्रेस जब उन्होंने मुख्यमंत्री बदला, चन्नी साहब को मुख्यमंत्री बनाया, तो उनका एक नया मतलब कि उन्होंने जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल दलित चेहरे को जो प्रोजेक्ट किया, को कॉपी करना शुरू किया। जी जी, दलित चेहरा भी था संदीप जी। इसके अलावा ये था कि उन्होंने बेसिकली अरविंद केजरीवाल जो करते हैं, आम आदमी पार्टी जो कहती है, उन्होंने उसको कॉपी करने की कोशिश की और अच्छी की। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने तो कांग्रेस का आकलन क्या है आपका? अगर उनका जो उठाव हुआ वो कुछ ही दिनों में जो है वो नीचे आना शुरू हुआ, क्योंकि जो उनके बयान थे, उनके जो वादे थे, उनके जो ऐलान थे, वो जमीन तो उतर नहीं रहे थे। ऊपर से सिद्धू जो हमेशा मतलब मुझे लगता है कि लगातार जो है कांग्रेस का नुकसान पहुंचाते रहे। तो मेरा मानना है कांग्रेस 30 से नीचे रहेगी पंजाब के अंदर। और आप? तो बीजेपी गठबंधन 5 से नीचे, अकाली गठबंधन 20 से नीचे, कांग्रेस 30 से नीचे, और हम 70 से, मेरा मानना है कि हमारा 70 से ऊपर जो है हमारा रहेगा। हम 70 प्लस रहेंगे। आप 70 प्लस रहेंगे। देखिए, ये अपने आप में कुछ वीडियो कनेक्शन अभी कट गया। सौरभ, इसको दूसरे तरीके से मत जी कहीं पता लगा कि इस बार भी कनेक्शन ना कट जाए, पर आप 70 की ताल ठोक रहे हैं। हरजीत सिंह भुल्लर, 20 सीटों से नीचे दूसरी दफा लगातार, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का आकलन आपके बारे में? देखिए, ऐसा है कि ये मन के जो मर्जी भाव ले आए, जो मर्जी ये खुशी मना लें। पिछली बार ये 100 की बात कर रहे थे जो 20 पे सिमट गए थे, इस बार ये 70 की बात कर रहे हैं तो ये 7-8 पे सिमटेंगे। ये पंजाब में इनको मिलने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से इनके जो एमएलए चुन के दिए थे लोगों ने पिछली बार, या एमपी चुन के दिए थे, जिस तरीके से वो बिकते रहे, इधर उधर भागते रहे, और जब 22 आया, 22 में आते आते वो 8 रह गए 20 से, और एमपी जो थे 1 रह गए 4 से, तो लोगों को जो था वो एक धोखा, एक ठगा सा महसूस हुआ। तो सरकार कौन बना रहा है? अरजीत भुल्लर? देखिए, सरकार आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो एक ही लीडर है जिसने मेहनत की है, वो है श्रोमणी अकाली दल के सुखबीर बादल, जिन्होंने एक सीट के ऊपर जाके मेहनत, एक बार नहीं गए, वो कई बार वहां पे पहुंचे हैं। तो 59 का आंकड़ा पार करेंगे? बहुमत का आंकड़ा 59 है। मैं 70 से ऊपर की बात। अच्छा, आप 70 से ऊपर। चलिए, मुकेश शर्मा, आप कितनी सीटें जीतने वाले हैं पंजाब में? या पैर पर कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ी पर पैर मार लिया आपने? संदीप जी, सौरभ भाई अपने ही गणित में चुनाव हार गए हैं, और इतने से नीचे वो अपने ही गणित में चुनाव हार गए हैं। और कांग्रेस की जितनी सीट वो बता रहे हैं, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, पिछली बार की तरह पंजाब के नतीजे जब आएंगे 10 तारीख को तो चौंकाने वाले होंगे। और उस दिन मैं चाहूंगा सौरभ जी से जरूर मिलना किसी न किसी डिबेट पर। इनकी फिगर मैंने नोट कर ली है। आपकी फिगर मैं कहना चाहता हूं, विनोद शर्मा जी को मैं एमएलए बनने से पहले, 1 मिनट, मैं विनोद शर्मा जी को एमएलए बनने से पहले जानता हूं, और मेरा बड़ा विश्वास उनकी बात पर होता है, विनोद शर्मा जी की। विनोद शर्मा जी ने जो बात कही है पंजाब के बारे में, उत्तर प्रदेश के बारे में, और रंजन जी ने जो कही है, मैंने गंभीरता से उसको पूरे अच्छे से सुना है। शलभ जी की बात को सुना है। हरदोई एक अलग से उनका निजी मामला है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा।
मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि पंजाब में कांग्रेस निश्चित तौर पर सबसे बड़ी पार्टी इस चुनाव में भी बनने जा रही है। सबसे बड़ी मैं ये पार्टी दावा मतलब कतई नहीं 59 कर का रहा आंकड़ा कि पार हम करेगी। 90 सीट ला रहे हैं या हम 80। हम सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रहे हैं तो पंजाब चलिए, में। पंजाब में भी ताल ठोकी जा रही है। आम आदमी पार्टी पंजाब 70, में- शिरोमणि अकाली दल 70 कह रही है और कांग्रेस कह रही है बहुमत तो हम ही लेकर आने वाले हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस यूपी पर लौटेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।